ओके। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आजकल, हाँ आजकल क्या बल्कि आज दूसरा ही दिन है, IFRS 15। बेसिक थीम इसकी यही है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर के साथ, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। सबसे पहले इसका स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। इसके पहला स्टेप होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है कस्टमर के साथ। आया इट इज रिटन, ओरल और इम्प्लाइड। ठीक है। ये सब इसके कॉन्सेप्ट्स आप मेन क्लास में सीखेंगे। मैं जल्दी से आपको रिकैप देता हूं कि दूसरा स्टेप होता है इसका कि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपनी आइडेंटिफाई करनी है कि मैंने क्या काम करना है अगर मुझे कोई कंसिडरेशन मिल रही है। तीसरा स्टेप होता है कि मैंने ट्रांजैक्शन प्राइस के उसके बदले में जो मुझे पैसे मिलने हैं उसकी क्या फेयर वैल्यू है या प्राइस है। और चौथा स्टेप होता है कि उसको मैंने एलोकेट करना होता है एज पर माय परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। ठीक है। और पांचवा स्टेप होता है कि उसको मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं एज एट, और अगर मेरा वो इमीडिएटली या इंस्टेंट मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो मैं ऑन पॉइंट उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं। इसीलिए एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जिसका आपने सवाल अपनी मेन क्लास में भी देखा है। इसको शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने होगा। ओके। तो शुरू करने से पहले तो मुझे फिर आप बता दें मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। जी जी क्लियर है। वेरी नाइस। तो सवाल हमारे सामने है, XYZ Motors Limited sells bike with a free oiling service for 2 years. The estimated standalone price for the bike is $9,500 and the estimated standalone selling price of oiling service is $700. However, the total transaction price agreed with the customer is $10,500. The company follows IFRS 15 for revenue recognition. अब ये सवाल है, आपने अपने जहन में सोचने हैं वो 5 स्टेप, क्या ये फुलफिल हो रहे हैं IFRS 15 के ऊपर हम लगा सकते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, जी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। दूसरा उसके अंदर हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक तो हमने बाइक डिलीवर करनी है और दूसरा हमने ऑयलिंग सर्विस देनी है। तीसरा इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस मेंशन है, यस 10,500। ठीक है। और चौथा चौथा स्टेप है जहां से हमारी एक्चुअली अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। सबसे पहले इसके अब इसके 2 अप्रोचेज है, मैं आपको दोनों अप्रोचेज सिखाऊंगा और दोनों कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके काम आएंगी, बट एट दिस लेवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान तरीका लगता है। आप दोनों लेके चल सकते हो, दोनों इजी हैं, दोनों से अमाउंट निकल आती है और आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। बट सम टाइम वो डिस्काउंट मांग लेता है स्पेसिफिकली और सेपरेटली, तो आप उसको वो भी यूज कर सकते हो। तो पहली अप्रोच शुरू करते हैं। सर अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो क्या IFRS 15 अप्लाई हो सकता है? IFRS 15 की पूरी जो कंडीशंस है ना वो बहुत डिटेल में आप अपनी मेन क्लास में सीखोगे। ठीक है। और वो जनरल इन 5 से हम जज नहीं कर सकते। अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा इन केस तो फिर IFRS 15 नहीं लगता। ठीक है। इज इट क्लियर। नहीं, अगर इनमें से कोई एक अप्लाई ना हो रहे हो बाकी 4 हो रहे हो। नहीं लगता। उसकी डिटेल इतनी ज्यादा है कि इसको आप इन 5 लाइनों से जज नहीं कर सकते। इसकी हर स्टेप की एक प्रॉपर डिटेल है। इवन 2-3 कंडीशन ऐसी एक्सेप्शन है जहां पे ये ना भी लग रहा हो तो एक्सेप्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एडवांस में पैसे ले लिए लेकिन वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है। इस तरीके से और भी सी कंडीशन है, आप मेन क्लास में सीखोगे। अगर मैं यहाँ पे उसको लेके बैठ गया तो हमारी जो प्रैक्टिस सेशन क्लास है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ओके। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले हम चौथा स्टेप अप करेंगे जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है, कि हम जो हमारा कस्टमर है उसको 10,500 की चीजें दे रहे हैं। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्टैंड अलोन प्राइस, जो इन चीजों की अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंड अलोन प्राइस की मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ, सबसे पहले हमारे पास एक चीज है कि हमने बाइक देनी है, दूसरा हमने उसको ऑयलिंग सर्विस देनी है फॉर 2 years। ठीक है। अब बाइक की अपनी सेपरेट वैल्यू क्या है, 9,500, और इन ऑयलिंग की सेपरेट वैल्यू है 700। ठीक है। अब इसके अलावा ये इसकी टोटल प्राइस क्या हो गई, 10,200, जबकि मैं उसको कितने में दे रहा हूँ अमाउंट, 10,500। अब इसमें डिस्काउंट कितना फैक्टर आ गया, 300 का मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर ये नॉर्मली मुझसे सेपरेट चीज खरीदते, बाइक लेते या ऑयलिंग सर्विस लेते, तो इनको 10,500 का पड़ता। बट क्योंकि ये ट्रांजैक्शन प्राइस में दोनों चीजें आ रही हैं इसके अंदर, तो उनको 300 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है। अब इसका हम आगे बढ़ते हैं, इसको अब हमने एलोकेट करना है इनटू ट्रांजैक्शन प्राइस। और ये ट्रांजैक्शन तो प्राइस उल्टा हमारे नहीं पास, हो गया?
अगर वो आपसे लेते तो 1,02,000 में लेना था उन्होंने, वैसे आपने उनको दिया है 10,500 में। तो ये तो डिस्काउंट की जगह एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पड़ रहा? मैं आपकी सवाल समझा नहीं, मतलब। देखें, आपने जो उनको एलोकेट प्राइस करनी थी वो थी 1,02,000 रुपए में, उस आपने बेचनी थी। और आपने टोटल उन्हें कितने की एग्रीड किया है कॉन्ट्रैक्ट? सॉरी, 1,00,000 कह रहा हूँ, 10,200 में करने थे और आपने टोटल किया है 10,500 में। तो ये 300 को डिस्काउंट हुआ है कि टैक्स पड़ा है ऊपर? ये डिस्काउंटिंग ही फैक्टर है ना, आपको नहीं समझ आ रही? देखो ना, उसकी जो सेपरेट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये 9,500 है, ठीक है, और 700 में वो ऑयलिंग सर्विस दे। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। या सवाल ठीक है, देखो मैंने खुद ही मिस कर दिया, वो देखो 2 साल में उसको सर्विस दे रहा है। इट वुड बी 1,400। अब समझ आई? जी जी, ओके। हाँ, वो वन वन ईयर की नहीं थी ना, वो 2 साल की थी। तो अब डिस्काउंट कितने का हो गया? 400 का। ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं इस डिस्काउंट को एलोकेट करूं, एक है डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड मैंने पहले आपको समझा दूं कि अब इस 10,000 जो 500 आया है, इसको मैंने एलोकेट करना है। ठीक है, अब इसके लिए तरीका ये होगा कि मैंने 9,500 को लेना है, इसको डिवाइड करना है 10,900 के साथ, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है मैंने अपनी ट्रांजैक्शन टोटल कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी ट्रांजैक्शन एलोकेटेड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही हम लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 10,900 एंड मल्टीप्लाई बाय 10,500। इस तरीके से ये हमारी वो वैल्यूज हैं जो हम डिस्काउंट देने के बाद एक्चुअली अपने कस्टमर से रिसीव कर सकते हैं। एक ये तरीका था, और एलोकेशन ही का एक दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ साथ साथ। जो 400 है ना, अब इसको मैं स्पेसिफिकली निकालूंगा कि ये कितना हर प्रोडक्ट पे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक जस्ट अ सेकेंड। अब ये 400 जो है, अब इसको मैंने एलोकेट करना है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये 400 दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 400 नाउ। ठीक है, सॉरी, दिस। एक ये डिस्काउंट फैक्टर लग गया, दूसरे को लगाते हैं। सबके इसको पहले से ही निकाल लेते हैं अभी।
ठीक है, ये दोनों का डिस्काउंट फैक्टर है। अब जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो, देखें, इस 95,000 माइनस डिस्काउंट फैक्टर, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, तो फिर भी वही प्राइस आएगी। और ये 1400, 1400 माइनस ये जो डिस्काउंट फैक्टर है, इसको लेस करूंगा तो सेम प्राइस आएगी। तो दोनों तरीकों से प्राइस की अमाउंट सेम आएगी, बस ये दो तरीके हैं। दिस शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर टू यू ऑल कि ये जो दोनों तरीके हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट वो डिस्काउंट फैक्टर सेपरेटली भी पूछ सकता है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और अब हमारा जो अगला स्टेप है कि हमने अब इसको रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले इसकी एंट्री करूं कि जो हमारी ईयर 0 पे होगी, हमें कैश कितना मिला, हमें कैश मिला 10,900। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने एक तो मौके के ऊपर ही बाइक दे दी, कितने की, 9151। ठीक है, और इसके अलावा हमने ऑयलिंग सर्विस जो देनी है वो हमारी अभी इनकम नहीं है। ठीक है, हमने ये ओवर द पीरियड इसको बुक करना है। अब मैं ओवर द पीरियड आपको सेपरेटली समझाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर कि हमने ओवर द पीरियड को क्यों बुक कर रहे हैं, बट ये हमारी अभी अनअर्न्ड इनकम है और इसको जो हमारी है 1349, इसको ऐसे हमने बुक करना है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसको हम ओवर द पीरियड क्यों बुक कर रहे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे है कुछ यूं। अगर ये तीन कंडीशन किसी भी चीज के अंदर पूरी हो रही हैं तो हम उसको ओवर द पीरियड बुक करेंगे। पहला ये है कि जो कंट्रोल होगा ट्रांसफर वो ओवर द पीरियड होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि उसको हम ओवर द पीरियड उसको जो हमारा कस्टमर है उससे बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, और तीसरा ये है कि हम जो जो काम कर रहे हैं, कोई ऐसी स्पेशलाइज मशीन बना रहे हैं जो हमने किसी स्पेशल कस्टमर के लिए बना रहे हैं, और वो उसके अगेंस्ट जो मुझे पैसे मिलने हैं, जितना मैंने काम कर लिया है वो नॉन रिफंडेबल है, वो मुझे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी भी कंसिडरेशन के अंदर, तो हम उसको ओवर द पीरियड बुक करेंगे। इसीलिए जब अगर हम वापस सवाल में चले, तो जब हमने पहला साल गुजरा और हमने बाकी ही ऑयलिंग सर्विस उसकी बाइक को दे दी, तो अब ये जो अर्न अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे पास इस साल होगा, ये हमारा एड बैक हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा विद द अमाउंट, एंड इसके अगेंस्ट हमने सर्विस इनकम रिकॉर्ड कर लेनी है। कितने से, 10,049 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल मतलब 2 दफा मैंने उसको ये सर्विस देनी है। तो ये अमाउंट कितनी होगी, यस यस, इज इट क्लियर। और सेम एंट्री अगले साल भी होगी, हू बहू यही एंट्री, क्योंकि हम अगले साल भी उसको यही सर्विस देनी है। ओके, ईयर 0 की जो एंट्री आपने की है उसमें कैश की जो एंट्री है 10,900 की, आपने वो 10,900 लिख दी है, 10,500 का कैश मिला है हमें। एग्जैक्टली, या 2005। बाकी प्रोसेस समझ आया कि किस तरीके से एलोकेशन होनी है, किस तरीके से हमने उसको किस चीज को, बाइक को हमने ओवर द पीरियड बुक नहीं किया बल्कि हमने ऑन द स्पॉट बुक कर लिया रेवेन्यू, जबकि जो बाकी सर्विस इनकम है उसको हमने ओवर द पीरियड बुक किया है, जितने साल का हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। इज इट क्लियर। ओके। तो ये दो अप्रोचेस हैं इसको निकालने की अमाउंट को, और इसकी ये जर्नल एंट्रीज कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, ये दोनों आपको आनी चाहिए। और इस तरीके से हम किसी भी सवाल के अंदर इनकी जनरल एंट्रीज को लेके चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे पीएनएल भी बनाऊं, ठीक है, तो हमारे पास एक है, हमारे पास ईयर 2, एक हमारे पास है ईयर 1, और एक हमारे पास है ईयर 0। तो पहला तो हमने सीधा सीधा बाइक के ऊपर जो सेल के ऊपर
हमने जो प्राइस कमाई है, इनकम कमाई है, वो तो हमने ईयर 0 के ऊपर ही 9151 से कमा लिया। अगले इस साल जो दूसरी है हमारे पास ऑयलिंग सर्विस से जो इनकम आया है, हमने पहले साल तो कोई कमाया नहीं है, बट अगले साल उसको हमने रियलाइज किया है और उसके ऊपर हमने इनकम कमाया है दिस एंड सेम अमाउंट द नेक्स्ट ईयर एज वेल। ओके, सो पीएनएल कुछ ऐसा बनेगा। और अगर मैं बैलेंस शीट की भी बात करूं तो बैलेंस शीट में सिर्फ मेरी लायबिलिटी आएगी जो मैंने अपने कस्टमर को देनी थी। ठीक है, पहले साल ये 1349 थी, ठीक है, और अगले साल ये आधी होके 674.5 रह गई है, और दूसरे साल के आखिर तक मैंने उसको सारी सर्विस दे दी है। अब ये मेरे ऊपर लायबिलिटी 0 है। फॉर योर कंसिडरेशन, दिस इज इन बैलेंस शीट, इट इज लायबिलिटी। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ IFRS 15, अ प्योर IFRS 15, जिसके अंदर मल्टीपल हमारी कंसिडरेशन है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, और कभी हम उनको ऑन पॉइंट बुक कर रहे हैं और कभी हम उनको ओवर द पीरियड बुक कर रहे हैं। सो इस साइलेंस को मैं ये समझूंगा कि सवाल समझ आया है, और मैं मूव ऑन करता हूँ। चेक यू गाइस देयर। यप सर, आपने यहाँ पे इन्वेंट्री की डबल एंट्री नहीं की, इन्वेंट्री की डबल एंट्री नहीं होगी। इन्वेंट्री की डबल एंट्री कॉस्ट ऑफ जब सेल मैंने की बाइक डबल एंट्री, परचेज की, आपने रेवेन्यू बुक किया लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं की आवाज क्योंकि उस कट पे रही है डाटा आपकी सर। सर आपने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि डाटा नहीं दिया हुआ या फिर करना ही नहीं है? वो तो होगी ना जब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कॉस्ट मेंशन होती ना सवाल के अंदर कि हमने इतने का बाइक परचेज किया, ठीक है, इतनी हमारी इन्वेंट्री में वो पड़ा था, इतनी की उसकी प्राइस होती है, तो उसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें यहाँ मेंशन भी है 9500, तो इसकी भी होगी ऑब्वियसली। या गुड पिकअप। यहाँ पे ईयर 1 के ऊपर ही जब हमने बाइक बेची तो इसकी एंट्री होगी बाइक डेबिट कितने से 9500। ये तो इसकी वैसे एंट्री होगी यहाँ पे बाइक से जो भी हमने सपोज इसको परचेज किया था बाइक को 9000 का, ठीक है, और अगेंस्ट उसी के कॉस्ट ऑफ सेल भी हम बुक करेंगे सिमिलर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल 9000, ये भी हमारा चेक हो गया बैलेंस। So that's how it will go. Okay. Any more question? अब इस सवाल में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि ये बाय डिफॉल्ट आपको चीज आती होगी, बट या गुड पिकअप, ये हर सवाल में ये टेस्ट जरूर होगी। Anything else? Oh, yeah. ठीक है। और सर ये वाली डबल एंट्री पीएनएल और बैलेंस शीट को कैसे इफेक्ट Exactly. करेगी? Yes, it will. Obviously, it will impact. अगर मैं पीनल की बात करूं सेपरेटली, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल भी जो पीनल के मेजर आइटम है, ठीक है, वहां पे ये जाएगा। एग्जांपल पहले साल ही हमने इसको 9 हिसाब से ये गया। ओके, दैट्स हाउ इट विल गो। माउस डालूं, इवन ये आप नेट ऑफ भी कर सकते हैं, इसकी ऑफ सेटिंग भी अलाउड है, और सेपरेटली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ सेट अगर ये होगा तो ये 151 की बैलेंसिंग अमाउंट रह जाएगी ऑफ बाइक से।
ये जो ऑयलिंग सर्विसेज है ये पीएनएल में हमारा क्या कहते हैं एक्सपेंस जाएगा? ये एज इनकम जा रहा है ना, क्योंकि हम उसको ऑयलिंग सर्विस ओवर द पीरियड दे रहे हैं। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे हो गए, ये देखो ये पॉजिटिव है। पहले साल हमने इनकम बुक नहीं की क्योंकि हमने उसको पहले साल जो सर्विस बैलेंस शीट में चला गया ना, तो ये दूसरे साल उसको एक सर्विस दी और तीसरे साल दूसरे साल एक सर्विस दी, उस तरीके से ये सेटल हो गया मामला। ये इनकम जाएगी ना ऑब्वियसली, जब हम उसको सर्विस दे रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं सर्विस को, तो ये इनकम जाएगी। ओके ईयर 1 और ईयर 2 दोनों में ये जो एंट्रीज देखो ना, अब ये ईयर 1 की एंट्री है सर्विस इनकम, और ईयर 2 की एंट्री है। और हमारा जो अनअर्न्ड रेव जो हमारी उस शुरू में लाइबिलिटी थी कि हमने पैसे ले लिए हैं, कभी तक सर्विस नहीं दिए, वो पहले साल के ईयर 0 पे वो 1349 पे, जैसे ही पहला साल गुजरा एक हमने उसको आधी सर्विस दे दी ऑयलिंग की, ठीक है, और हमारा 674.5 की लाइबिलिटी मजीद रह गई, और वो भी अगले साल जब उसको सर्विस मजीद दे दी तो अब वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड। ओके। यस, तो अब ये कॉन्सेप्ट था आपका, इसका ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, और साथ ही मुझे बताया गया कि आपने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी पढ़ा है, तो एक दफा मैं उसको जरा सा रिकैप देके उसका भी एक आध जहां तक आपने सवाल किया है उस पे आता हूँ। This was the basic definition. A significant financing component exists when the timing of payment agreed in a contract provides either the customer or the entity with a significant financing benefit. चाहे मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि मुझे एडवांस में पैसे मिल गए एज एन एंटिटी, या चाहे कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है कि वो बाद में पैसे दे सकता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम इज्यूम करते हैं कि लोन है, ठीक है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट उसके अंदर अटैच है। तो अब उसके ऊपर हम ये लेके चलते हैं कि चाहे मुझे अगर लोन मिला है, मैंने एडवांस में पैसे लिए हैं, तो उसके ऊपर मैं इनकम एक्सपेंस बुक करता हूँ, जबकि अगर मैंने बाद में किसी चीज के पैसे लेने हैं तो उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको इनकम बुक करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, ये देखें यहाँ पे भी यही बात दिख रही है, द पेमेंट इज मेड इन एडवांस बिफोर द गुड सर्विस आर ट्रांसफर। ये प्री पेमेंट जो होती है, ठीक है, ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी होती है, मैंने एडवांस में पैसे ले लिए, अब मैंने उसको गुड सर्विस ट्रांसफर करनी है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो मैं एज एन एक्सपेंस अपने पीएनएल में लेके जाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर पेमेंट मैंने मेड लॉन्ग आफ्टर द गुड सर्विस हैव बीन ट्रांसफर, डेफर्ड पेमेंट है, तो ये मेरी एक इफेक्टिव इनकम होगी, क्योंकि इसके अंदर एक कोई इंटरेस्ट का मार्जिन छुपा हुआ है कि मैं उससे सूद भी ले रहा हूँ, उससे इंटरेस्ट भी ले रहा हूँ, कि आपसे एडवांस में बाद में पैसे ले रहा हूँ, आपको एडवांस में सर्विस दे रहा हूँ, तो ओवर द पीरियड में आपसे फिर सूद भी खाऊंगा, ठीक है। द फैक्ट ऑफ द टाइम ऑफ द मनी इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे दो केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर ये IFRS 15 की ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर तो ऑब्वियसली बेसिक सी बात, अगर पीरियड 1 साल से कम है तो हम नहीं मानेंगे, सूद ही नहीं है इसके अंदर, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ही नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर उसके अंदर जो लोन वगैरह है भी सही और ओवर द पीरियड है भी सही, लेकिन मेरी नीयत कुछ और है, ठीक है, मेरी नीयत ये है कि मेरा ये कस्टमर ना जाए मेरे पास से, ठीक है, इसलिए मैं इसको लोन की एक ऑप्शन दे रहा हूँ। दूसरी ये भी लॉजिक हो सकती है कि रिटेंशन मनी है, ठीक है, इसने बाद में मुझसे वैसे ही पैसे रखने हैं तो मैं एडवांस में ले लूं। और तीसरी एक लॉजिक और भी हो सकती है कि ये जो कस्टमर है, ये मुझे पैसे से आने के चांसेस कम है, ये बैड डेट हो सकता है, तो उसके लिए मैं डेफर पेमेंट के ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। ये एक रीजन हो सकती है, इसके अलावा भी, तो इसमें फिर आप IFRS 15 ही लगाओगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बेसिक सा सवाल है, और आज आपने जितना सीखा है इसके लिए मैं इस सवाल को कंप्लीट नहीं करूंगा, और आपको मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने तक ही समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल है, a company A sells equipment for 1 lakh but the customer will pay after 3 years, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मुझे बाद में पेमेंट होनी है, तो मेरे लिए क्या होगी एज एन एंटिटी, ये एक इफेक्टिव इनकम होगी। द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम, व्हाट इज द एडजस्टेड ट्रांजैक्शन प्राइस अंडर IFRS 15, ठीक है। सिंस द पेमेंट इज डेफर्ड, ये लफ्ज आपने याद रखने, प्री पेमेंट, एडवांस वर्सेस डेफर्ड, there is a significant financing component, we need to discount the future payment to present value। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना आता ही होगा, और इन केस नहीं भी आता तो लेट मी टेल यू बाय सम वे। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लियर आउट करूं, अगर अपना सवाल देखूं तो ये 1 लाख की पेमेंट है जो मुझे
3 साल बाद मिलने। इसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर लगाऊं, कितना परसेंट है? 5%, 0.5। और कितने साल बाद? 3 साल बाद। लेट मी रीअश्योर। यप, अब मेरे पास यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग है, तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब इसके अंदर ये जो अमाउंट है ये मुझे मेरी सर्विस के मिलेंगे, और जो बाकी अमाउंट जो बैलेंसिंग होगी वो इंटरेस्ट इनकम होगी जो मैं ओवर द पीरियड बुक करूंगा। अब ये चीज यहाँ पे भी देख लेते हैं। इफ इट मेंशन, यस, लुक हियर this statement. So the adjusted transaction price is 86,383 and the remaining 13,617 will be recorded as interest income over the period of 3 years. Got it? So if you say we can do a separate question on this thing. Let me find one question. So shade there. Okay. इसकी जो बाकी आपको जनरल एंट्रीज हैं या बैलेंस शीट पीएनएल, या जब आप कल सीख के आएंगे तो मैं आपको इसी सवाल को दोबारा भी करा दूंगा, बट अभी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने तक ही सीख लेते हैं। क्वेश्चन इज एबीसी लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सप्लायर। On January 1, 2023, it enters into a contract to sell heavy machinery to XYZ Limited for 5 lakh with a payment deferred for 3 years, i.e. payment due on December 31st, 2025. 3 साल बाद मुझे पैसे मिलने हैं। द प्रीवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर द सिमिलर ट्रांजैक्शन इज 6% पर एनम। ठीक है, और जो इक्विपमेंट है वो इमीडिएटली हमने इसी साल इसी टाइम जनवरी 1 2023 पे उसको दे देना, ट्रांसफर कर देना। तो मुझे इस अमाउंट की जो हमारे पास है 5 लाख, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड इफ आई यूज द सेम थिंग दैट आई वाज यूजिंग हियर, तो हमारे पास ये अमाउंट आती है। इसको कॉपी करते हैं, ये हमारे पास आ गई। एक तो हमारे पास है ट्रांजैक्शन प्राइस कितने की? 5 लाख की। ठीक है, और दूसरी हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वो कितनी है? दिस वन। और जो हमारे पास बैलेंसिंग अमाउंट आएगी दैट विल बी इंटरेस्ट बैलेंसिंग। गॉट इट? अगर मैं इसके ऊपर आपको एंट्री करके दिखा दूं तो हमारी इस साल जब हमने चीज ट्रांसफर की है और हमें आगे पेमेंट होनी है, तो मैं इस प्रेजेंट वैल्यू ही से एक एंट्री करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अभी मुझे पैसे नहीं मिलने हैं मुझे 3 साल बाद। कितने से? 419809, बल्कि इसको आप 10 ही कर लो, 9810। और दूसरी तरफ अभी मैंने उसको जो पैसे मुझे मिलने हैं अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा मैंने उसको रेवेन्यू बुक कर लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे मुझे पैसे आते रहेंगे, पैसे आएंगे ओवर द पीरियड, मैं इसको क्या कहते हैं, इसको खत्म कर दूंगा।
बाकी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट किस तरीके से टेबल बनता है, पूरा मोटाइजेशन टेबल बनता है, उससे इंटरेस्ट इनकम निकलती है, और वो मैं हर साल 3 साल तक मुसलसल 2023 के आखिर में, 2024 के आखिर में, 2025 के आखिर में वो इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है, उसको भी इनकम लेके जाऊंगा, और एक नेट मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट आएगी, और वो होते 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 दोबारा 5 लाख हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट में जो 5 लाख रुपया लेना है उससे मैं कैश डेबिट करूंगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। ये बातें भी आपको समझ नहीं आई क्योंकि अभी तक आपने इसके बारे में सीखा नहीं है, ये आप नेक्स्ट क्लास में ही सीखोगे। सो यहाँ तक आपकी क्लास थी आज की, जो आपका कंसेप्चुअल क्लास थी बाय सर हमाद, और इसके ऊपर ये 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। अब सीन ये होगा कि मैं आपको 2 सवाल दूंगा, एक दो हम अपना सेम 5 स्टेप मॉडल के ऊपर जो ट्रांजेक्शन का सवाल है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, और दूसरा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एक और सवाल दूंगा विद ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रांजेक्शन एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स, ठीक है, और आपने उसको सॉल्व करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा उसमें, और फिर मैं कल आपका चेक भी करूंगा, और अगर कोई मसला उसमें दरपेश आया तो हम अगले सवाल करने के पहले, अगले सवाल पे मूव करने से पहले हम उसको एक दफा डिस्कस करेंगे, और देन वी विल मूव ऑन। इट वाज माय फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन विद यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस। और मैं यहाँ पे ज्यादा यूट्यूबर वाली भाषा नहीं बोलना चाहता, बट दिस इज हाउ वी विल गो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। डिफरेंट हमारे पास ऐसे ही चीजें लेके हम चलेंगे, ठीक है, इसके बाद IFRS 15 के बाद अगले जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे ऐसे ही सर हमाद आपको लेक्चर्स देंगे, वो लेक्चर्स डिपेंड करेंगे, ठीक है, उनको कॉन्सेप्चुअल कितना है वो प्लस माइनस होता रहेगा, कभी मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा कभी वो ज्यादा पढ़ाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ सिमिलर एंड अदर टॉपिक्स, एंड ऑब्वियसली these all will be handled accordingly. So this is the end up a quick recap of what you learned today, और ऐसे ही हम मजीद सवाल करेंगे और इसको हम जारी रखेंगे। एनी क्वेश्चन? आई एम हियर। नो। तो ये समझ आ गई दोनों चीजें, और कैसे लोकेशन करते हैं और किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एलिमेंट लेके चलते हैं, अगर तो पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा का है। सर जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल की और इन्वेंट्री की डबल एंट्री की थी उसका पीएनएल में तो इफेक्ट पता चल गया क्या है, लेकिन उसका एसओएफ या बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा? उसमें एसेट्स में से उसको माइनस नहीं करेंगे या फिर उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना? में बात यह है ना कि इसमें डाटा की कमी, अगर तो हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई है तो बाइक हमारी इन्वेंट्री है, क्योंकि हम बाइक ही सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी जैसे ही हमने उसको बाइक ट्रांसफर की 9 लाख से जो हमने खरीदी थी, ठीक है, ये 9 लाख से बाइक की इन्वेंट्री कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। ये 0 ही पे होगा क्योंकि उसी दिन हमने ट्रांसफर कर दिया था बाइक, आजा भाई ले जा, बाइक तेरी है। तो जैसे हमने उसको ट्रांसफर किया, हमने जितने में खरीदी थी, हमने 9 लाख में खरीदी थी, हमने अपनी इन्वेंट्री में उसको 9 लाख से कम कर लिया। गॉट इट? तो इसके ऊपर आप मजीद सवाल करेंगे और आपको ये चीजें मजीद क्लियर होंगी, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान सी बातें, इतना ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना, इंशाल्लाह आपसे ये सारे सवाल हो जाएंगे, बस यही पैटर्न है, ठीक है। और कभी हम फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की बात करूं, कभी हम एडवांस में पैसे ले रहे होंगे, कभी हम बाद में पैसे ले रहे होंगे, बट वो कभी इनकम होगा कभी हमारा एक्सपेंस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम एडवांस में ले रहे हैं कि बाद में ले रहे हैं, डेफर्ड अमाउंट है या फिर प्री पेमेंट है या एडवांस है। सो दैट्स हाउ वी विल गो। और इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स आए IFRS 15 में, और वन बाय वन हम सबको चेकलिस्ट करेंगे, और this will be done and will be very crystal clear and done and dusted. Any other question? सर कल से क्लास आप पढ़ा देंगे? ये तो सर हम आदि आपको बताएंगे, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आपको जो सर हमारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो मैं नहीं समझा सकता, और इंशाल्लाह मैं ज्यादा बड़े बात नहीं करता, लेकिन आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस में अच्छी कराऊंगा। मैं एक अदना सा बंदा हूँ, ठीक है, मेरे इतना कोई एक्सपीरियंस का टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे सर तो आपको पता है ही हैज बीन टीचिंग फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, तो आई विल बी योर फ्रेंड एज वेल। मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ, आपको जो बात पूछनी है जो कुछ करना है, आई एम हियर। आपको मैं एक्सेल के ऊपर कैसे इन चीजों को टैकल करना है, अपने एग्जाम में इसको कैसे लिख के आना है, मैंने वो सिखाना है आपको, समझना समझाना, ये सब कुछ डिटेल की बातें ये आपको सर हमारी अच्छे से करा सकते हैं। उनका बड़ा जिगरा है कि वो लंबी लंबी क्लासें कंडक्ट कर लेते हैं। सो हर कोई अपने रोल का अच्छा खिलाड़ी है। सो यू विल एंजॉय दिस कंपनी वेरी मच। दो ट्यूटर और दोनों साइमल्टेनियस चीजें लेके चल रहे हैं,
कभी उससे कॉन्सेप्ट कच्चा समझ आता है, वो अच्छा समझा लेता है, कभी उससे समझ नहीं आता तो सर जी आप रिकैप दे देंगे, दफा चलता रहता है, मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय दिस सेशन। क्विक समरी रिकैप सर किया आपने जो आप सर मूव ऑन कैसे करते हैं? डीएम में आ जाना, दोनों भाई चाय पी के बात करेंगे। मूव ऑन बताया चलें, भी जाए ना, इससे पहले कि आपके नींदें जो हैं वो मजीद खराब हों, मैंने आपकी ऑलरेडी काफी लंबा सेशन ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्चुअल भी चला है, लेट बी वाइंड अप। और अपना और सबका ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खासतौर पर रमजान में। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह अल्लाह हाफिज।